हेलो एवरीवन। आज से हम अपने यूपी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ में एसएसटी का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसके सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो जो आप एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आज की हमारी ये क्लास वन है, हिस्ट्री की क्लास है। हिस्ट्री की क्लास है ये आपकी। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये क्लासेस जो हैं, ये चैप्टर्स जो हैं, ये आपके एससीईआरटी की बुक्स हैं। एससीईआरटी एससीईआरटी की बुक्स हैं, ये आपकी जो यूपी की बुक्स हैं। उनमें जो आपका कंटेंट है, वो एज़ इट इज़ कंटेंट है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम उसी को ही रेफ़र कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे ही हम अपनी तैयारी करेंगे। तो जो आपकी तैयारी का लेवल है वो वही रहेगा जो यूपी टेट का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था हिस्ट्री में, वो था आपका इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत के मतलब, अगर आप हिस्ट्री को जानना है तो आप उसको किस तरीके से जानेंगे, क्या क्या उसके तरीके हैं, कैसे आप उसको समझेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई पहले जमाने की चीजें अलग थी, आज के टाइम पे अलग हैं। तो उन सबको समझने के लिए आपको उसी तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम इतिहासकारों की बात करते हैं, तो अतीत से जो चीजें मिली हैं, जो तथ्य आपके मिले हैं, जो साक्ष्य आपको मिले हैं, उनके ही बेसिस पर जो जानकारी आपको वो देती हैं, वही आपका हिस्ट्री होता है। तो इतिहास क्या हुआ? मतलब जो पुराने समय में, बीते समय में, उस समय के लोगों को समझने और जानने का सिर्फ एक साधन है। अब ऐसा तो नहीं है कि वापस जाके आप वहाँ की चीज़ें ठीक कर सकते हैं या कुछ चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आप उस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं कि अतीत में किस तरीके का युग था, वहाँ के लोग लिखना जानते थे, नहीं जानते थे, उन लोगों के जीवन के विषय में कुछ जानकारियाँ हो गई, जैसे कि उनके मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, औजार। अगर जब इन चीज़ों को देखते हैं तो आप उनके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है कि इन वस्तुओं को ज़मीन के अंदर से खोदकर भी निकालना पड़ता है। तो ये वाला जो काम होता है, जो ज़मीन के अंदर से खोदकर चीज़ों को निकालते हैं, ये कौन करते हैं? ये आपके आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, जो आपके होते हैं पुरातात्विक, जिनको आप बोलते हैं। वो ज़मीन के नीचे से खोदकर सामान निकालते हैं, उसके बाद उसको स्टडी करते हैं। तो ये जो वस्तुएँ आपकी होती हैं, ये ऐतिहासिक जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आपको हिस्ट्री को समझना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके साथ ही साथ जैसे कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो उसको ऐतिहासिक काल कहा जाएगा या पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाएगा, जहाँ पर कोई भी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो रिटन फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि जब मानव ने लिखना शुरू किया था तो उस टाइम पर उसको कागज़ का ज्ञान नहीं था कि कागज़ क्या क्या होता है, किस तरीके से उसपे लिखा जाता है। तो वो किस तरीके से लिखते थे? वो लिखते थे आपके ताड़ के पत्तों पर, ताड़पत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्र पर वो लिखे जाते थे। अब कभी-कभी जो लिखना उनको होता था, वो बड़ी-बड़ी शिलाएँ हो गए, स्तंभ हो गए, पत्थर की दीवारें हो गईं, मिट्टी या पत्थर के छोटे-छोटे फलकों हो गए, टुकड़ों पर भी वो लिखे जाते थे। तालपत्र क्या होता है? तालपत्र होता है वृक्ष के चौड़े पत्ते, जो पत्ते बहुत ज़्यादा चौड़े होते थे वृक्ष के, वो आपके तालपत्र होते थे, जिन पे आप इस तरीके से लिख सकते थे। उसके बाद भोजपत्र क्या होता था? एक बड़े से वृक्ष की यहाँ से यहाँ तक कि जैसे छाल, कोई वृक्ष की छाल उतर के आ गई, तो उसके ऊपर अगर वो लिख रहे हैं, तो वो आपका हो गया भोजपत्र। तीसरा इसमें आता है ताम्रपत्र। तांबे का टुकड़ा होता था, उसके ऊपर लेख लिखे जाते थे। तो वो हो गया आपका ताम्रपत्र। तो तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। ताड़पत्र क्या होता है? वृक्ष का चौड़े पत्ते जो होते हैं उनको ताड़पत्र बोलते हैं। भोजपत्र हो गया वृक्ष की छाल और ताम्रपत्र हो गया तांबे का टुकड़ा। इन पर लेख लिखे जाते थे। अब स्तंभ लेख क्या होता है? स्तंभ लेख मतलब पत्थर के जो खंभे बने होते हैं, उन पर जो लेख लिखे जाते हैं, वो हो गए आपके स्तंभ लेख। शिलालेख मतलब पत्थर की जो बड़ी-बड़ी चट्टानें हो गई, इतनी बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं, उनके ऊपर आप लेख लिख रहे हो, तो ये हो गए आपके शिलालेख। अब आधुनिक इतिहास के विषय में अगर हम लिखित या मुद्रित दस्तावेजों की जानकारी मिलती है, उस काल के समय के इतिहास के विषय में, तो हमें जो उसे भी पढ़ा जा सकता है। उस काल को आप क्या कहेंगे? उस काल को आप ऐतिहासिक काल कहेंगे। मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है, अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं, तो वो आपका ऐतिहासिक काल हो गया। अब इतिहास की जानकारी के लिए
अलग-अलग तरीके के स्रोत मिलते हैं, अलग-अलग तरीके के साधन हैं। अभी उनको समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर ये इमेज भी देख सकते हैं। ये कुछ स्रोत हैं, जो आप कहते हैं ना कि खुदाई करके जो निकाले हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट निकाले हैं, ये वो इमेजेस हैं। इस तरीके की इमेजेस यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद आप ये भी इमेज और देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पत्थर के औज़ार बनाते थे, कैसे अगर वो किसी को भी दफ़ना रहे हैं, तो उसके साथ खाने-पीने का सामान, उसके औज़ार सब कुछ रखते थे। उनको मानना था कि उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये पत्थर हो गए, ये उन ऑर्नामेंट्स बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उस समय की मिली हुई हैं। अब इसमें एक और चीज़ आती है, वो आती है आपकी मुद्रा और अभिलेख। मुद्रा और अभिलेख क्या होते हैं? मुद्राओं से क्या पता चलता है? मुद्राओं से पता चलता है कि उस टाइम का जो शासक था, वो कौन था? क्योंकि जो मुद्रा होती है उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, उसके ऊपर एक तरीके से कहते हैं ना कि सिक्कों पर गढ़ित होता है, वो भी होता है। तो मुद्राओं से आपका जो शासक का नाम हो गया, किस समय का वो था या मुद्रा के आकार हो गए, उस समय की कला किस तरीके की थी। धातु से उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है कि जो मुद्रा है वो सोने की थी या तांबे की थी या चांदी की थी, तो उसकी आर्थिक स्थिति का भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे ही सिक्के हो गए, इस स्थल से शासक के साम्राज्य विस्तार का भी पता चलता है। अगर हम सिक्कों की बात करते हैं, तो किस शासक का राज्य था और उसका साम्राज्य किस तरीके का था, वो भी उसके बारे में पता चलता है। अब जैसे कि यहाँ पर गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। ये मुद्रा है, इस पे जो घुड़सवारी कर रहे हैं वो कौन है? वो गुप्त शासक कुमार गुप्त फर्स्ट हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छे घुड़सवार थे। इससे हमें देख के पता चला कि वो अच्छे घुड़सवार थे। अगर किसी को घुड़सवारी करनी आती होगी तभी तो वो बैठेगा। तो इसलिए इससे क्या पता चल रहा है कि वो एक अच्छे घुड़सवार थे। तो इस प्रकार की मुद्राएँ भी इतिहास के लेखन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और इसमें एक चीज़ आती है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? ये थी मुद्रा। अब समझते हैं अभिलेख क्या था? अभिलेख में जो आता है वो है आपका लुम्बिनी अभिलेख अशोक का। इसमें कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। चाहे तो आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं या फिर अभी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब मैं इसको समराइज़ करके आपको क्वेश्चंस कराऊँगी तब भी आप उसके नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि ये अभिलेख लिखा हुआ है। अब ये जो अशोक का अभिलेख है, ये अभिलेख का अंश है, रुमन्नई। अब ये जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आपका नेपाल से प्राप्त हुआ है। अब इस अभिलेख में अशोक ने ये घोषणा की थी कि जो लुम्बिनी में उपज हो रही है, उसका 8वां भाग मतलब ये हो गए 4 भाग, ये हो गए 8 भाग। 8वां भाग, ये वाला भाग कर के रूप में लिया जाएगा। मतलब आपकी एक फसल हुई है, तो जो उसका 8वां हिस्सा होगा, वो आपको एज़ अ टैक्स देना होगा। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि में क्या-क्या आएगा? ग, ये आपके देवनागरी लिपि में। और ये वाली जो अगर इस तरीके से इमेज दिखा के आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन-सी लिपि है, तो ये आपकी ब्राह्मी लिपि में आ जाएगा। ठीक है? उसका एक चीज़ और आती है, ये जो एससीईआरटी की बुक्स हैं या ये जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसके चैप्टर की एक-एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि आप उसको मिस कर दें, इसलिए आपका नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि आपके ताड़पत्र हो गए, भोजपत्र हो गए, ताम्रपत्र, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ-साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन-सहन, विचार, खान-पान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ये तो थे ही कि पेड़ के पत्ते के ऊपर लिख दिया या पेड़ की छाल के ऊपर लिख दिया या तांबे के ऊपर लिख दिया। उसके साथ-साथ चमड़े हो गए, लकड़ी के पट्टों पर भी जो लेख लिखे थे, उसको देखकर भी हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोगों का रहन-सहन क्या था, विचार क्या था, खान-पान क्या था, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ये वाली जो चीज़ है, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे ही पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलूँगी क्यों? क्योंकि आपको पुस्तक और उसके लेखक का नाम और वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले आ जाता है आपका वेद, वेद में आपका रामायण, महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा। ये लेखक का नाम, इसे किसने लिखी है? ये आपका हो गया वाल्मीकि और वेद व्यास। किस काल का वर्णन है विवरण है उसमें? जैसे कि आपका आर्यों के संबंध में है, तत्कालीन समाज के विषय में, तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में है। दूसरा आपका आ जाता है अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी। जैसे अर्थशास्त्र है तो वो किसने दी है? वो आपकी चाणक्य ने दी है। उसमें क्या है आपका तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में है।
तरंगिणी की बात करते हैं तो वो किसने लिखी है? वो लिखी है कल्हड़ ने। इसमें कश्मीर के इतिहास के विषय में वो बुक है। उसके बाद अगर हम विदेशी यात्रियों के वृतांत की बात करते हैं तो उसमें आपकी इंडिका आती है जो मेगास्थनीज ने ली थी, यूनानी राजदूत रहे वो। चंद्रगुप्त मौर्य काल के समाज की झलक उसमें मिलती है। आपसे पूछ सकते हैं कि मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या था? या इंडिका किसने लिखी है? या अर्थशास्त्र किसने लिखी है? या राजतरंगिणी ही चाणक्य ने क्या लिखी है? ट्रू फॉल्स में भी अगर मैं आपसे पूछूं तो नहीं, वो कलर ने लिखी है। अगर हम यात्रा विवरण की बात करते हैं तो दो चीनी यात्री थे, महायान और वेंगसांग, जो गुप्त काल से संबंधित है और हर्ष के शासनकाल का विवरण मिलता है उसमें। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो चीनी यात्री थे वो कौन से काल से संबंधित है, तो वो आपके गुप्त काल से संबंधित है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो आपके जो पुरातात्विक हो गए या साहित्यिक, दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। मतलब आपके जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए या आपके लिटरेरी सोर्स हो गए, इनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे कि विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इसी के साथ साथ कुछ चीजें और आ जाती हैं, जैसे कि इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से उस समय की क्या कृषि थी, क्या पशुपालन था, कामगार शिल्प किस तरीके थे, काम धंधे कैसे थे, व्यापार, नाप-तोल, लेन-देन, कर आदि के आधार पर वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या थी, घर परिवार या स्त्रियों की स्थिति किस तरीके की थी, एजुकेशन कैसी थी, रहन-सहन कैसा था, खान-पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले, इनके आधार पर सामाजिकता, राजा, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा, सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक और कला, मतलब इन्होंने सारी ही चीजें दे दी कि किस तरीके से धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं, ये सारे स्रोतों के आधार पर। अब एक और चीज इसमें आ जाती है, जैसे कि जो महाभारत है आपका, महाभारत आपका विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दूसरा, लंदन में जो स्थित है ब्रिटिश म्यूजियम, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा संग्रहालय है। संग्रहालय जहाँ पर ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान होता है। और धर्मोत्तर साहित्य क्या होते हैं? धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक जो ग्रंथ होते हैं उन्हें धर्मोत्तर साहित्य कहते हैं। ठीक है? इतना चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चैप्टर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो आप जब प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे इसमें सब इससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न आता है वो आपका आता है, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों लिखते थे? अब जो प्राचीन काल के मानव थे वो ताड़ के पत्र हो गए आपके, ताड़ पत्र हो गए, भोजपत्र हो गए और ताम्र पत्र हो गए। इन पर अपने लेख लिखते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कागज का ज्ञान नहीं था। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो कागज का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो इन चीजों पर अपने लेख लिखते थे, अभिलेख लिखते थे। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, पाठ में सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना? अब सम्राट अशोक का जो अभिलेख था वो था आपका लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर? नेपाल में। लुम्बिनी, नेपाल। कौन सा अभिलेख था? रुम्मीन, रुम्मीन दोई, रुम्मी देई, ये आपका था अभिलेख का जो अंश था, नेपाल से प्राप्त हुआ था। और यह जो अभिलेख था ये अशोक ने इस अभिलेख में क्या, ये अभिलेख किस चीज से रिलेटेड था? इस अभिलेख में ये अशोक ने घोषणा करी थी कि जो फसल होगी उसका 8वां हिस्सा वो टैक्स के रूप में जाएगा। 8वां हिस्सा टैक्स के रूप में जाएगा। इस अभिलेख के बारे में ये लिखा हुआ था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं? किस प्रकार सहायक होते हैं? क्योंकि जितने भी लिखित लेख हो गए या कुछ साहित्यिक ग्रंथ हो गए, वो भी, उससे क्या पता चलता है? लोगों का रहन सहन हो गया, विचार हो गए, खान पान हो गए, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अगर हम मुद्राओं की बात करते हैं तो मुद्राओं से आपका जो तत्कालीन शासक होता है उसका नाम हो गया, उसका समय, उसका मुद्रा के आकार, प्रकार या उस समय की कला कैसी थी, उस धातु से उसकी आर्थिक स्थिति के भी बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और प्राप्ति स्थल से ये भी पता चलता है कि जो शासक का साम्राज्य था, उसका विस्तार किस तरीके से था, उसकी भी जानकारी हमें सिक्के और अभिलेखों से प्राप्त होती है। अब देखो, मैं बता रही थी ना बुक्स के लिए, तो बुक्स का नाम पूछ लिया है यहाँ पे। मैगस्नीज की बुक का नाम क्या था? अब इसकी बुक कौन सी थी? अब इसकी बुक का नाम जो था वो था आपका इंडिका। इंडिका इसकी बुक का नाम था।
और ये किससे रिलेटेड थी? ये चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक देती थी। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक यहाँ से मिलती थी। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इतिहास जानने के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक साधनों के स्रोत का वर्णन कीजिए। मतलब वहीं आपके जितने भी आ जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या फिर लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके आते हैं पुराने औजार, उसके बाद इनके हो गए मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पुराने औजार, हड्डियां, और उसके बाद आती हैं आपके सिक्के, मूर्तियां, आपके इमारतों के अवशेष हो गए, या जमीन के अंदर जो चीजें मिलती हैं जिनसे इतिहास को जाना जाता है, वो सब आपके पुरातात्विक में आते हैं, जिनको आप इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अगर हम साहित्यिक साधनों की बात करते हैं, लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है, वो स्रोत होते हैं जो लिखित रूप में मिलते हैं, जो रिटन फॉर्म में आपके स्रोत हैं, वो आपके साहित्यिक साधनों में आएंगे। इसमें आपका आ जाता है जैसे कि आपके वेद हो गए, आपके उपनिषद हो गए, वेद उपनिषद, आपके महाभारत हो गए, रामायण हो गए, रामायण हो गए, आपके शिलालेख हो गए, या मनुस्क्रिप्ट्स हो गए, या इंस्क्रिप्शंस हो गए, ये सारी जो चीजें आएंगी ये आपकी साहित्यिक स्रोत में आएंगी। और ये पुरातात्विक में आपके पुराने औजार और ये सारी चीजें आएंगी। क्लियर हो गए? जैसे आप ये क्वेश्चंस को कर रहे हैं वैसे वैसे चैप्टर रिवाइज भी हो रहा है। अब अगर हम अंतर की बात कर रहे हैं, क्या क्या अंतर की अगर हम स्पष्ट करते हैं, तो उसमें आता है आपका पाक ऐतिहासिक काल। अब ये कौन सा था? ये आपका है प्री हिस्टोरिक पीरियड। कौन सा है ये आपका? ये है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये पीरियड कौन सा था? इस पीरियड में क्या था, इस पीरियड में उनको लिखना नहीं आता था, मतलब कोई भी रिटन रिकॉर्ड यहाँ से नहीं मिलते हैं। तो इसके बारे में जो आपको पता चलता है वो आपका औजार हो गए, हड्डियां हो गई, गुफाओं के चित्र हो गए, इनसे ही आप इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उसके बाद आपका आता है आग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, जिसको आप प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में क्या था, लिखाई तो थी लेकिन वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, तो वो आपका प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में आएगा। जैसे कि लोग लिखना तो जानते थे लेकिन कुछ सभ्यताओं के चिन्ह भी मिले हैं यहाँ पर, तो पूरी क्लियर उनकी लिखाई नहीं थी। उसके बाद आपका आता है ऐतिहासिक काल, जिसको आप बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता था कि जब लिखित रिकॉर्ड साफ साफ मिलने लगे, मतलब इतिहास को आप किताबों में, शिलालेखों में, दस्तावेजों से इजीली आप समझ सकते हैं, वो आपका ऐतिहासिक काल में आएगा, माने कि हिस्टोरिकल पीरियड में आपका आएगा। तो ये तीनों की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपका आता है पुरातत्ववेदा और इतिहासकार। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है, पुरातत्ववेदा आपका आ जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो पुरानी चीजें खोजकर इतिहास को समझते हैं, जैसे कि आपके औजार हो गए, या आपके बर्तन हो गए, हड्डियां हो गई, ये सारी चीजों को जो खोजकर निकालते हैं वो होते हैं पुरातत्ववेदा, आर्कियोलॉजिस्ट जिनको हम बोलते हैं। इतिहासकार की अगर हम बात करते हैं तो इतिहासकार आपके होते हैं हिस्टोरियन, जो लिखित रिकॉर्ड पढ़कर इतिहास समझाते हैं, वो आपके इतिहासकार होते हैं। ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हम नेक्स्ट आपके ट्रू फॉल्स देखते हैं, सही गलत की बात करते हैं, तो पाक पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री थी? नहीं, क्योंकि उस टाइम के लोगों को लिखना नहीं आता था। प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे? नहीं, क्योंकि उन्हें कागज जब उन्होंने लिखना आया था उस टाइम पर कागज नहीं थे। तो वो किस चीजों पर लिखते थे? वो आपके ताड़ के पत्र पर लिखते थे, ताम्र पत्र पर लिखते थे, भोजपत्र पर लिखते थे, ठीक है? अपनी बड़ी-बड़ी पत्थरों पर लिखते थे। उसके बाद आपका आता है सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। सिक्के अगर अभिलेख हो गए या सिक्के हो गए, इनसे हम आपकी हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानते हैं। राज तरंगिणी कौटिल्य चाणक्य की रचना है? नहीं, राज तरंगिणी जो आपकी है वो आपकी
राजधानी कल्हड़ की रचना है, कल्हड़ की रचना है, और जो कौटिल्य की रचना है, चाणक्य की रचना है, वो आपकी अर्थशास्त्र है। तो किसकी कौन-सी रचना है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, वेद धार्मिक साहित्य है, हाँ। फाहन मौर्य काल में भारत आया था, नहीं, गुप्त काल से संबंधित है वो। वो आपका गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है? ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जो आपकी रचना और ये सारा इसमें जो पूछा गया है, ये आपका ये वाला पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हीरा, फाहान जो चीनी यात्री था, वो गुप्त काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित नहीं है। और जो बुक है चाणक्य की, वो अर्थशास्त्र है, और जो राजतरंगिणी बुक है, वो कलर की है। तो होप तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन सब के आप नोट्स ज़रूर से बनाइएगा, तो आपको क्या होगा, सारी चीज़ें और भी अच्छे से हैंड टू हैंड लर्न होती रहेंगी। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये आप एक बार पढ़ के नहीं याद रख सकते, आपको इनको याद ही करना पड़ेगा। क्योंकि हिस्ट्री की ये जो चीज़ें हैं, ये बिना याद करे आपको नहीं समझ में आएँगी। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको तो आपको याद करना ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास लेते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की। इसमें इस चैप्टर से अगर रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।